हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीकॉम इंडियन इकोनॉमी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज आप सभी को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के बारे में पढ़ाऊंगा। यानी कि जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इन सभी को हम जो है आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स यानी कि विशेषताओं को भी आज हम अच्छे से समझेंगे कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, आपको ये चीजें जो है बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस। तो दोस्तों जब मैं बात करता हूं यहां पर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की, तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर हमारे पास जो है डेवलपमेंट की रेट बहुत ही कम होती है। अब डेवलपमेंट की रेट कम होने का मतलब क्या है? डेवलपमेंट की रेट कम होने का मतलब है कि वहां पर कैपिटा जो जीडीपी है, यानी कि प्रति व्यक्ति जो जीडीपी हम लोग निकाल रहे हैं वो बहुत कम है। जीडीपी की ग्रोथ रेट बहुत कम है, यानी कि जीडीपी की समृद्धि दर। वहां पर बर्थ रेट, डेथ रेट और हम कह सकते हैं पोवर्टी या इन्फ्लेशन, इन सभी चीजों में जो है वो काफी पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। या वहीं हम बात करते हैं हेल्थ फैसिलिटी की, तो वो भी बहुत ज्यादा बेकार है। इस वजह से हम उस इकोनॉमी को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कह रहे हैं। देखिए कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, आपकी स्क्रीन पर डेफिनेशन शो हो रही होगी। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास जो एमपी टेडारो हैं उनके द्वारा ये डेफिनेशन ली गई है। डेफिनेशन क्या है? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज इज द इकोनॉमी इन विच दे आर लो लेवल ऑफ लिविंग। वहां पर लो लेवल ऑफ लिविंग होगा उनका, ठीक है, जो लोगों के जीने का स्तर है वो बहुत ही निम्न है। एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी कि वहां पर आपके पास निरपेक्ष निर्धनता है, ठीक है। लो पर कैपिटा इनकम, लो कंजम्पशन लेवल, पुअर हेल्थ सर्विसेज, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट्स एंड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इकोनॉमीज, और विदेशी की फॉरेन इकोनॉमीज पर इनकी डिपेंडेंसी है, यानी कि निर्भरता है। ये पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप सभी। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जिसमें निम्न जीवन स्तर होगा, निरपेक्ष निर्धनता होगी, निम्न व्यक्तिक आय होगी और निम्न उपभोग स्तर होगा, घटिया स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और विदेशी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता होगी। ये सभी जो है, इन सभी को मिलाकर आप कहेंगे, अगर किसी इकोनॉमी ये सब पाए जाते हैं तो आप कहेंगे वो इकोनॉमी जो है वो अंडर डेवलप्ड है, यानी कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड डेफिनेशन भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो यूएनओ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई है। तो ये भी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं ना। We use the term underdeveloped countries means the countries which per capita real GDP, रियल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है वो बहुत ही कम है, लो है, when compared with the per capita real income of the United States of America, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप। इन बड़ी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में यहाँ पर कहा गया कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही लो हैं इन इकोनॉमीज में। इस वजह से हम इन इकोनॉमीज को क्या कह रहे हैं? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यानी कि आपके पास जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, यानी कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और उनको कंपैरिजन के तौर पर हम लेंगे। ठीक है, पहला क्या है कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था एक सापेक्षिक अवधारणा है। क्यों है? क्योंकि अंडर डेवलप्ड हम कब कह रहे हैं? हम अंडर डेवलप्ड कह रहे हैं कंपैरिजन, मतलब जैसे अगर हम इंडिया की कंपैरिजन करने लग जाएं यूएसए से, तो हम कहेंगे कि यूएसए के कंपैरिजन में इंडिया जो है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यूएसए में शायद हमारे देश से ज्यादा अच्छी फैसिलिटी हो और इंडिया में फैसिलिटीज जो है वो कम हो। इस वजह से हम कह पा रहे हैं कि यूएसए जो है वो इंडिया के मुकाबले क्या है, इंडिया जो है यूएसए के मुकाबले जो है अंडर डेवलप्ड है और यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है। तो जब हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे तो वहां पर हम कंपैरिजन करेंगे किसी भी 2 इकोनॉमीज का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर डेवलप्ड सस्टेन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी कि अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वहां पर निरपेक्ष निर्धनता को बनाए रखता है। क्योंकि देखिए क्या रीजन है, अगर उस कंट्रीज में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कम होंगे, लोगों की जो जीने का स्तर है वो बहुत कम होगा, तो वहां पर निरपेक्ष निर्धनता यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी बनी रहेगी। क्योंकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का सिंपल सा मतलब होता है कि आप जब एक बेस डिसाइड कर दें कि अगर कोई 1000 रुपये
पर मंथ खर्चा करता है अपने कंजम्पशन पर, तो वो गरीब नहीं है। तो अगर इससे कोई कम करेगा तो वो क्या होगा, गरीब होगा। तो ऐसा जब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, अविकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, तो वहां पर लोग जो है एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके नहीं चलते, यानी कि एक स्टैंडर्ड मान लिया हमने कि इतना तो मिनिमम करना ही करना है। अगर ये स्टैंडर्ड मेंटेन करके नहीं चल रहे हैं तो वो बनते चले जाएंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन से नीचे, यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे चलते चले जाएंगे। यानी कि जो निर्धनता रेखा आपने डिसाइड की कि यहां तक हम निर्धन मांगेंगे, इसके बाद निर्धन उसे नहीं मानेंगे, तो वो जो है क्रॉस कर जाते हैं, उसके नीचे भी चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होती हैं, नॉट अ पोटेंशियल पुअर कंट्री, यानी कि अल्प विकसित देश एक संभावित निर्धन देश नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते कि अगर आपके पास कोई अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, यानी अविकसित अर्थव्यवस्था है, तो पूरे तरीके से वो क्या है, एक निर्धन देश है, यानी कि गरीब देश है। ये आप नहीं कह सकते, एक पुअर देश है, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वहां पर कुछ लोग हैं जो पुअर सेक्टर में आ रहे हैं और कुछ लोग हैं जो रिच सेक्टर में भी आ रहे हैं। मतलब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से पूरी कंट्री जो है वो पुअर है और वहां पर सारे के सारे पुअर पीपल्स ही रहते हैं। जैसे इंडिया एक अंडर डेवलप कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्री आप कह सकते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि यहां पर भी आपको कुछ गरीब लोग देखने को मिल जाते हैं और कुछ अमीर भी देखने को मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कंपैरिजन हो रही है, ठीक है। और यहां पर ये नहीं है कि सभी गरीब हैं तो हम इसे निर्धन कहेंगे या आपको अनएम्प्लॉयड करेंगे कि ये जो है वो एक तरीके से हमारे पास अविकसित अर्थव्यवस्था है, अंडर एम्प्लॉयड इकोनॉमी है। ऐसा नहीं कह सकते कि पुअर लोग ही अंडर एम्प्लॉयड कह रहा हूं, सॉरी दोस्तों, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो है रहते हैं, ठीक है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ये चीजें पाई जाती हैं तो समझ जाइए वो देश जो है वो अंडर डेवलप्ड है, यानी कि अल्प विकसित है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, सबसे पहला लो पर कैपिटा इनकम, निम्न प्रति व्यक्ति आय। सबसे पहली पहचान अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की यानी अविकसित अर्थव्यवस्था की कि वहां पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम होगी, यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वो उस देश के अंदर बहुत कम होगी। अब ये मैं आपको एक टेबल के थ्रू यहां पर समझा देता हूं। देखिए स्विट्जरलैंड अगर आप देखें तो यहां पर 61,930 जो है पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। और वहीं आप यूथोपिया की बात करते हैं तो ओनली 1620, इंडिया की हम बात करते हैं तो 6020। तो आप कह सकते हैं कि ये कंट्रीज जो हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं और ये कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पर यहाँ पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय इन लोगों की बहुत ज़्यादा है उस कंट्री में। और हमारी कंट्रीज मतलब ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनमें आप देख सकते हैं बहुत ही लो है। ये मैंने डाटा आपको दिखाया क्योंकि आप देख सकते हैं इन कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, इस वजह से इनको गरीब की श्रेणी में हम कह रहे हैं कि ये जो है गरीब इकोनॉमी है और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, यानी कि अविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है। सोर्स मैंने लिया गया है वर्ल्ड बैंक डाटाबेस बैंक 2016 का ये सोर्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इकोनॉमीज इनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानताएं। तो जिस इकोनॉमी में आपके पास इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज असमानताएं देखने को मिल जाएं तो समझ जाइए वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी यानी अविकसित अर्थव्यवस्था है। कैसे? देखिए एक अगेन दोबारा टेबल शो कर रहा हूं आपके पास। यहां पर आप देखेंगे यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोलंबिया ये विकसित देश हैं और अविकसित देश हैती, केन्या और जमैका, ठीक है, अविकसित देश हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैं जो टेबल में शो कर रहा हूं वो इनकम की इनइक्वालिटी को शो करूंगा और यहां पर आप क्विंटाइल जो है अनुपात देख सकते हैं, क्विंटाइल जो रेशियो हम निकालते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं इनका क्विंटाइल जो रेशियो है वो ज़्यादा है। और गिनी जो सूचकांक हम बात करते हैं, गिनी कॉफिशिएंट आपने पढ़ा होगा, गिनी इंडेक्स पढ़ा होगा, ठीक है, गिनी सूचकांक जो कि इनइक्वालिटी को बताता है, असमानता को इंडिकेट करता है, ये कैसा ग्राफ होता है। तो आप देख सकते हैं जिसमें ये लो है, मतलब जिसके पास ये पॉइंट जो है वो सबसे कम है और जिसके पास ये पॉइंट सबसे ज़्यादा, मतलब एक होती है लाइन ऑफ इक्वालिटी, लाइन ऑफ इक्वालिटी इस तरीके से ड्रॉ की जाती है, आप देख सकते हैं। और गिनी कॉफिशिएंट के लिए हमने एक ऐसे तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये एरिया की बात की जाती है, जितना ज़्यादा ये एरिया बड़ा होगा उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट होगी इकोनॉमी के अंदर। और इसी तरीके से हमने लोरेंज कर्व भी पढ़ा हुआ है। तो ये जो लाइन में ड्रॉ करता था, ये लाइन जितना दूर होगी उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी इकोनॉमी के अंदर होगी और जितना पास होगी उतना ज़्यादा इनइक्वालिटी कम होगी इकोनॉमी के अंदर। आपने लोरेंज कर्व पढ़ा होगा, ठीक है। या चलिए देखिए, तो क्लियर है। तो हम कह सकते हैं दूसरा, इनइक्वालिटी अगर ज़्यादा है तो आपके पास उस देश में जो है ज़्यादा से ज़्यादा
क्या पाया जाएगा, अल्प विकसित इकोनॉमी होगी वो, यानी कि आपके पास अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, लो लेवल ऑफ लिविंग, यानी कि निम्न जीवन स्तर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोगों के लाइफ को लिव करने का जो पूरा का पूरा उनका तरीका है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। मतलब उनका रहने के लिए जो कमरे होंगे या जो घर आप बात करते हैं वो क्या होगा, बहुत ही लो लेवल का होगा। ठीक है, इस वजह से आप उसे कह रहे हैं कि वहाँ पर लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग है उनका। उनके जो खाने पीने का तरीका है वो थोड़ा निम्न होगा, थोड़ा लो होगा। इस वजह से आप कह रहे हैं उनके पहनने का तरीका, उनके रहने का तरीका, ये सभी जो है वो क्या होगा, लो होगा। इस वजह से आप कह सकते हैं कि उस इकोनॉमी में अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, क्योंकि वो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को ही नहीं बदल पा रही है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते तो हम मान सकते थे कि उस इकोनॉमी में लोगों को कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं, लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं, तो वो इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी के तौर पर आ रही है। बट वहां पर बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो अभी भी लो लेवल पर रह रही है और अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रही है। इस वजह से आप उस इकोनॉमी को बोल रहे हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी कि अविकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, कैपिटल डेफिशिएंसी एंड लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहली बात, कैपिटल डेफिशिएंसी होगी, मतलब पूंजी की वहां पर कमी होगी, मतलब पैसा जो होगा वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होगा उस इकोनॉमी में। दूसरा, वहां पर पूंजी निर्माण जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसका रेट भी लो होगा, यानी कि निम्न पूंजी निर्माण होगा। अब आपको कैपिटल फॉर्मेशन पता ही होगा, कैपिटल के नंबर्स में इंक्रीज होना, कैपिटल का स्टॉक बढ़ना, कैपिटल गुड्स का स्टॉक बढ़ना, उसे आप कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन अगर किसी इकोनॉमी में बहुत ही कम है वो, और जिस इकोनॉमी में कैपिटल ही कम है, वो दोनों ही इकोनॉमी जो है आप कहेंगे ये जो है एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, यानी कि अविकसित अर्थव्यवस्था है। देखिए मैं आपको टेबल के थ्रू शो करता हूं। तो यहां पर आपके पास जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, सन 2013 का डाटा लिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मुझे यही मिला है टेबल, तो मैं यही शो कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस एक उच्च आय अर्थव्यवस्था है, मतलब जिनके पास हायर इनकम इकोनॉमीज हैं, जहां पर हाई इनकम होती है। तो ये जो है अपनी जीडीपी की इतनी इनकम जो है वो कमाते हैं, और आप सभी को पता ही है इनकी जीडीपी कितनी है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ 100 का 10% की, तो वो कितना होगा, 10 होगा। और वहीं मैं बात करता हूँ 10 के 10% की, तो वो कितना होगा, 1। ये लो है ना। तो 10% परसेंटेज मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है, उसकी जीडीपी कितनी है। तो वहीं आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस जैसी बात करते हैं तो वहाँ पर इनका जीडीपी का इतना परसेंट भी बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, और जापान, चीन, ये इंडिया, इन सब की आप बात करते हैं तो इनका इनकम का लेवल लो है, इनका इतना परसेंटेज भी क्या होगा, थोड़ा कम नज़र आएगा। वहीं आप चीन की बात कर लें तो परसेंटेज ज़्यादा है, बट इनकम क्या है, उन इकोनॉमी के मुकाबले कम है। मतलब कैपिटल उन इकोनॉमी के मुकाबले क्या आ रही है, कम आ रही है, कैपिटल फॉर्मेशन उनके मुकाबले कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इस रिपोर्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि वहां पर कैपिटल की डेफिशिएंसी या फिर कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है, तो वहां पर आप कहेंगे वो इकोनॉमी जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, यानी कि अविकसित अर्थव्यवस्था है। 6th पॉइंट है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंसी बर्डन। जनसंख्या की उच्च वृद्धि, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, एक तरीके से आपके पास जनसंख्या विस्फोट हो गया, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, और जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि डिपेंडेंसी जो बर्डन है वो किसी अदर कंट्री पर बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मान लेते हैं हम लोगों का यूएसए पर डिपेंडेंसी है, रसिया पर डिपेंडेंसी है, तो हम लोग एक क्या है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, क्योंकि हम अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमें रिसोर्स चाहिए, वो हम अपने आप ही खुद पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक क्या है, बेकार बात है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। ठीक है ना। तो मैं एक टेबल शो करता हूँ। अगेन देखिए, टेबल से हम डाटा से बहुत अच्छे चीज़ों को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और आप सभी को पता है सेंसस 2011 में हुआ था, अभी दोबारा सेंसस नहीं हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं डाटा आपको नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यूएसए, जर्मनी, यूके, फ्रांस और जापान का डाटा लिया हुआ है। तो आपके पास वृद्धि दर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बात की है, एनुअल ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं पॉपुलेशन में कितना कम है। वहीं जो अल्प विकसित देश हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहाँ पर आपके पास ग्रोथ रेट देखिए पॉपुलेशन में कितना ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट, इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड। ये क्यों है बताइए, रीज़न क्या है? रीज़न ये है
कि आपने जो है इकोनॉमी में पॉपुलेशन बढ़ रही है बट रिसोर्सेज हैं या आप जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। तो अब ज़्यादा पॉपुलेशन को अगर हमें चीज़ों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो हमारे पास है नहीं। तो क्या होगा, इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड होते चली जाएगी, यानी कि इकोनॉमी गरीब होते चली जाएगी, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केन्या में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम बात करें आप जर्मनी में, डाटा शायद शो नहीं हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मतलब ग्रोथ रेट बहुत ही कम है, 0.0 भी नहीं है, 0 पॉइंट में कुछ आगे जाकर है, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज हो रहा है इनमें, इस वजह से इकॉनमी जो है अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे। आगे आपके पास आ गया पॉइंट नंबर 7, जिसमें आपको बताया जा रहा है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रम की कम उत्पादकता। श्रम की उत्पादकता का मतलब क्या हुआ कि जो लेबर काम करता है वो कितना प्रोडक्टिव है, मतलब कितना काम करके हमको दे पा रहा है। अगर ज़्यादा काम करके दे पा रहा है इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी इकॉनमी की बढ़ जाएगी, बट अगर लो है तो इकॉनमी की प्रोडक्टिविटी कम होगी, और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इकॉनमी अंडर डेवलप्ड होगी, यानी कि अविकसित होगी। ठीक है, देखिए आप डाटा देखिए यहाँ पर, भारत, चीन और बांग्लादेश और जापान और यूके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर की प्रोडक्टिविटी डॉलर्स में, वैल्यू एडिशन, और वहीं आप इन डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में देख सकते हैं भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क ही कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये हंड्रेड्स में है और वो थाउजेंड्स में है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आप समझ सकते हैं इस पॉइंट से कि प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से किस तरीके से इकोनॉमी जो है अंडर डेवलप्ड होती है। ठीक है, आगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का अल्प प्रयोग। अब देखिए इंडिया इज़ अ रिच कंट्री, रिसोर्सेज रिच कंट्री है ना, स्टार्टिंग से ही रही है और थी भी, लेकिन अब थोड़ा कम होते जा रही है। बट हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ, एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। तो हम कह सकते हैं कि अगर यूटिलाइजेशन हम लोग रिसोर्सेज का सही नहीं कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, जितना यूज़ करना चाहिए, जिस तरीके से यूज़ करना चाहिए उस तरीके से अगर हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पा रहे तो हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, और भी कंट्रीज हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, बट उन रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन है, मतलब अल्प प्रयोग है। अल्प प्रयोग है तो वहाँ पर उसका अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं होगा तो इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है लार्ज स्केल ओपन एज वेल एज डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। भाई बड़े लेवल पर तो पहली बात क्या है, बड़े पैमाने पर खुली और छिपी हुई आदर्श बेरोजगारी है। ठीक है, बड़े लेवल पर पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत फैला हुआ है इन इकोनॉमी के अंदर, और डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। डिस्कस एम्प्लॉयमेंट आपको पता ही होगा कि जहाँ पर ज़रूरत है 5 की वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके का क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत ज़्यादा होती है इंडिया के अंदर तो समझ जाइए, या किसी भी इकॉनमी के अंदर, तो समझ जाइएगा वो इकॉनमी जो है अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है। जैसे अभी ड्यूरिंग द कोविड-19 इंडिया के अंदर 23.7% जो है वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम जो है अंडर एम्प्लॉयड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बनते चले जाएंगे। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि पर प्रधानता, मतलब अगर कोई इकॉनमी, जैसे देखो मैं बात करता हूँ कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोग्रेस करने की बात करेंगे तो भाई डेवलप नहीं हो सकते, इतनी तेज़ी से डेवलप नहीं हो सकते। जो इकॉनमीज सेकेंडरी और जो आपके पास तृतीय क्षेत्र है, टेरिटरी सेक्टर्स है, उन पर डिपेंडेंट है, उनको प्रोड्यूस कर रही है, उनको अपने देश में ग्रो करने की कोशिश कर रही है, वो इकॉनमी जल्दी ग्रो कर जाएगी। बट ऐसी इकॉनमी जो एग्रीकल्चर को डोमिनेंस मान के बैठी हुई है, निर्भर पूरे तरीके से कृषि पर है, वो इकॉनमी जल्दी डेवलप नहीं कर सकती, क्योंकि एग्रीकल्चर तो हर किसी के पास है। भाई एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लेकर आओ, जैसे चीन है, उसके पास मास्टरी है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को प्रोड्यूस करने में, तो भाई वो आज के वक्त में मार्केट का किंग बन जाता है किसी भी इकॉनमी में जाकर, और वहाँ पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाता है। बट इंडिया के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया बाहर जाए के उसे सेल करे, और ऐसा कोई भी सेल ना कर पाए जो इंडिया ही सेल कर सकती है? नहीं है, मैं नहीं मानता। ठीक है, तो ऐसा अगर प्रोडक्ट हम लोग लेकर आएंगे और अगर हम एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो डेवलप नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो देख लीजिए आप यहाँ पर
कि आपके पास जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, अविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां पर कृषि में 50 से 60% लोग लगे रहते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, इट्स अ शॉकिंग डाटा, जहां पर विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहां केवल 2 से 7% लोग ही एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, बाकी अदर सेक्टर्स में लगे हुए हैं, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। ठीक है। और जीएनपी का जो कृषि, मतलब जो आपके पास जीएनपी निकल के आती है, उसमें एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना पार्टिसिपेट करता है, 15 से 25%। बट आपके पास जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वहां 1 to 4% ओनली, और बाकी जितना भी है वो कितना किससे किया जाता है, वो सारा का सारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सर्विसेज, इन सभी से जो है वो किया जाता है। देखिए इकोनॉमी डेवलप होती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का उच्च विस्तार। मतलब देखिए, उस देश में निर्धनता मतलब गरीबी बहुत तेजी से फैलती है, पहले हमने पढ़ा, और वो बनी रहती है। ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है गरीब लोगों पर, गरीबी बढ़ते चली जाती है और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी इकोनॉमी को भी आप अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहेंगे। ठीक है, अविकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, आधारित संरचना का पिछड़ापन, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर इकोनॉमी में प्रोवाइड किया जा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है, बहुत ही बेकार है। इतने इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नहीं होने वाला इकोनॉमी का, इकोनॉमी जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगी। वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वो बहुत ही पुअर हैं, बहुत ही बेकार हैं। ठीक है। और 13 पॉइंट आप देख लीजिए, लो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी विदेशी व्यापार का निम्न परिणाम। मतलब वहाँ पर जो आपके पास फॉरेन ट्रेड किया जा रहा है, विदेशी व्यापार किया जा रहा है, वो बहुत ही लो लेवल पर किया जा रहा है। वहाँ पर जो प्रोडक्शन है या जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, बाहर हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। और कम है तो अंडर डेवलप्ड है इकॉनमी, क्योंकि बाहर से कोई करेंसी आ नहीं रही उस देश के अंदर और ज़्यादा ट्रेड चल नहीं रहा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेच नहीं पा रही है, ज़्यादा इनकम कमा नहीं पा रही है, तो इकॉनमी जो है अंडर डेवलप्ड हो जाती है। और अनफेवरेबल सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी इकॉनमी में अगर प्रतिकूल सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत एवं प्रशासनिक ढांचा है जो कि आपको अच्छे तरीके से हेल्प नहीं कर रहा है, तो उस इकॉनमी को आप क्या बोलेंगे, वो इकॉनमी जो है अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज है, बेकार इकॉनमी है, अच्छे तरीके से जो है काम नहीं कर रही है, अगर वहाँ पर ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके फेवर में नहीं हैं। तो ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इंडियन इकॉनमी के बारे में बताऊंगा कि इंडियन इकॉनमी एक अंडर डेवलप्ड इकॉनमी क्यों है। तो आप उस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था क्यों मानी जाती है, क्या रीज़न है, उन सभी को हम अगली वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको मेरे साथ फुल कोर्सेज को ज्वाइन करना हो तो आप सभी टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि टॉप क्लासेस ऐप पर मैं आप सभी को फुल कोर्सेज प्रोवाइड कराता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और बीकॉम बीए के एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और ज़्यादा जानकारी चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है, क्या मिलता है कोर्स में, मैं कैसे हेल्प करता हूं आप सभी की कोर्स में, वो सभी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तक हम फैल पा रहे हैं। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एक नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। नंबर पर मुझे अभी के अभी कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको फुल कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।